गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका लीग आईएएस में। और जो हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि भैया लीग आईएएस आपको क्या उपलब्ध करवाएगा, उसकी झलक आपको आज दिखेगी। जो करंट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को लीग आईएएस आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया है। तो आज का टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, क्या है? बजट की मुख्य विशेषताएं। जो अभी जो है यूनियन बजट जो है जारी किया गया है, तो उस यूनियन बजट में क्या क्या था, तो वो आज हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सभी आप अपना स्नेह बनाएंगे। और मेन ज़रूरत क्या है, अभी आपके सपोर्ट की है। आप इसको जो है जितना सब्सक्राइब बढ़ाते जाएंगे, लाइक करते रहेंगे, उतना मेरे को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और जो ऐप में क्लास होगी वो आज ऐप वाले भी क्या करेंगे, यूट्यूब में ही देख लेंगे और आपको इसकी पीडीएफ वगैरह क्या होंगी ऐप में सेंड कर दी जाएंगी, जो हमारा ऐप चल रहा है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो यूट्यूब में होगा विशेषकर। आज हम बात करते हैं, देखो यूनियन बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए और क्या प्रश्न आपसे जो है पूछे जा रहे हैं, तो इन्हीं की आज हम चर्चा करेंगे। देखो, तो चैनल कौन सा है आपका सामने, यह है चैनल का लोगो दिख रहा होगा। इस लोगो को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। लीग आईएएस सबसे हटके, है ना। और ये आज आपके सामने क्या डिस्कस कर रहा है, वो आज डिस्कस करेगा बजट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा बजट में क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, इसको भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बजट तो बहुत पन्नों का आता है। तो क्या सभी चीज़ें आपके लिए यूटिलाइज हैं? नहीं, अधिकांश चीज़ें उसमें क्या होती हैं कि आपके यूज की नहीं होती हैं। तो उसी का जो है मैंने यहाँ पर आपके लिए जो पीसीएस मेंस दे रहे होंगे उनके लिए भी लाभदायक है, जो लेक्चरर इकोनॉमिक्स देंगे उनके लिए भी लाभदायक है, जो प्रीलिम्स एग्जाम देंगे, पीसीएस का दें, लोअर पीसीएस दें, आरओ दें, इवन दैट यूके ट्रिपल एससी का, बीडीओ बीपीडीओ का एग्जाम दें, या अदर स्टेट के एग्जाम भी देंगे, या यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनके लिए ये बजट आपके लिए क्या होगा, कारगर साबित होगा। तो पहला थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि में बात करते हैं कि बजट होता क्या है, ठीक है। तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से कुछ सेलेक्टेड बिंदु आपको दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो देखो, बजट के लिए एक इकोनॉमी में चैप्टर आता है जिसको कहते हैं हम राजकोषीय नीति। क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का मतलब होता है फिजिकल पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? फिजिकल नहीं, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो राजकोषीय नीति, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था, राजकोषीय नीति क्या होती है? तो राजकोषीय नीति सरकार की आय एवं व्यय से संबंधित होती है। क्या होती है? सरकार की आय एवं व्यय से संबंधित होती है। इसका मतलब होता है सरकार की आय को बढ़ाने के लिए एवं व्यय को प्रबंधित करने के लिए जो नीति जारी की जाती है, इसे ही क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति। यहां क्या कह रहे हैं? सरकार की आय कैसे बढ़े और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए जो सरकार नीतियां बना रही है उसको कहते हैं हम फिजिकल पॉलिसीज या राजकोषीय नीति। अभी जो राजकोषीय नीतियां होती हैं, यहां समझेगा, राजकोषीय नीति किसी भी देश की वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है? वित्त मंत्रालय। अब देखो, यहां प्रश्न बहुत ही, यूपीएससी की बात करें तो वो जो है प्रश्न बहुत आगे के लेवल के पूछता है। अब प्रश्न पूछ देता है, देखो, कि राजकोषीय नीतियां या बजट जो होता है वो जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोग जो है, आपने सुना है कि वित्त मंत्रालय तो पेश कर रहा है, लेकिन सरकार का मुखिया क्या है? प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री ही सभी को क्या कर देते हैं? मंत्रालय आवंटित किए होते हैं। तो उनका मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री हैं। तो इस कथनों को आपको यूपीएससी में समझना पड़ता है। और स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट पूछता है कि भाई राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय, लेकिन नेतृत्व किसका हुआ? प्रधानमंत्री का ही हुआ वहां पर, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो वित्त मंत्रालय क्या करता है? इसको संसद में किस नाम से प्रस्तुत करता है? बजट। लेकिन ये बजट शब्द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो भारत में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये मिलेगा आपको आर्टिकल 112 में। ये तो सेंटर का हुआ, और राज्यों का जो हो जाता है ये 202 में आपको देखने को मिलेगा।
तो वार्षिक वित्तीय विवरण। अब बजट है क्या, फिर देखो एक लाइन की परिभाषा। तो बजट जो होता है वर्तमान वित्तीय वर्ष का संपूर्ण लेखांकन, यानी यहां जो चीज है उसकी बात की जाती है। फिर आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमानित, एस्टिमेट जिसको कहा जाता है, अनुमानित आय एवं व्यय का संपूर्ण लेखांकन होता है, संपूर्ण लेखांकन होता है। अब इस टर्म को समझेगा, परिभाषा अगर आपसे पूछेगा कि भाई जो आपका बजट है वो कितने वर्षों का होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 3 वर्षों का उल्लेख किया जाता है। एक तो आने वाला वित्तीय वर्ष, उसमें सरकार क्या करेगी, क्या क्या उसके आय के स्रोत होंगे, क्या क्या व्यय करेगी। और जो चल रहा है करंट, उसमें सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं और क्या क्या अभी होने की संभावना होगी। फिर एक विगत वित्तीय वर्ष होता है, इसका मतलब है जो चला गया है उसमें सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करी। हालांकि उसी पार्ट को आप इकोनॉमिक सर्वे भी कहते हैं, आर्थिक सर्वे। तो आर्थिक सर्वे में क्या होगा कि बजट से एक दिन पहले पारित कर दिया जाता है, उसमें सारी उपलब्धियां होती हैं जो अभी सरकार ने उपलब्ध कर ली गई हैं। तो वो 3 वर्षों के लिए इसमें क्या किया जाता है, पेश, विगत, वर्तमान एंड आने वाला वित्तीय वर्ष। तो इसके लिए देखो हमने क्या कहा था, क्या होगा, आने वाले का देखो संपूर्ण लेखांकन, और देखो वर्तमान वित्तीय वर्ष का संपूर्ण लेखांकन होगा, लेकिन आने वाले का क्या है, यहां एस्टिमेट जो है क्या किया जाता है, तय किया जाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझिएगा, ये तो बजट का लेना देना हुआ। कुछ यहां से आपसे तथ्य पूछे जाते हैं भारत में, तथ्य। तो भारत में बजट प्रणाली का श्रेय, बजट प्रणाली का श्रेय पूछेगा तो ये जाता है लॉर्ड कैनिंग को। किसको जाता है, लॉर्ड कैनिंग, वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इनने जो है 1859 में इसकी शुरुआत की, लेकिन जारी जो हुआ 1860 से हुआ पहला बजट, ये पेश किया था जेम्स विल्सन साहब ने। किसने किया था, जेम्स विल्सन साहब। अब फिर से यहां प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, सर्वाधिक बार। ये फैक्ट हैं लेकिन कभी कभी यूज हो जाते हैं, लेकिन अब फैक्ट जो है किसी भी एग्जाम में कम पूछे जा रहे हैं। तो ये मोरारजी देसाई है। क्या है, मोरारजी देसाई। ये जो है 10 बार क्या कर चुके हैं, प्रस्तुत किया है इनने। और अब जो है जो वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये भी जो है 9 बार पेश कर चुकी हैं। तो महिलाओं में पूछेगा तो महिलाओं में सबसे ज्यादा इनका ही है। और अब अगर एक आध बार और पेश कर लेते हैं तो ये कीर्तिमान भी इनके नाम चला जाएगा। अभी 2029 तक सरकार रहेगी तो हो सकता है कीर्तिमान इनके नाम आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अब देखो स्वतंत्र भारत का कभी कभी पूछता है कि भाई स्वतंत्र भारत का तो पहला बजट जो है किसने प्रस्तुत किया, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो आर के षटमुखम शेट्टी ने, आर के षटमुखम शेट्टी। और गणतंत्र भारत, ये दोनों चीजों को आप जानते होंगे। स्वतंत्र भारत क्या होता है, जब आजादी मिली, फिर गणतंत्र का मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो ये जो पेश किया था, ये किया था जॉन मथाई साहब ने। किसने पेश किया था, जॉन मथाई। अब यहां से देखो बजट में होता क्या है, इन चीजों के ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। बजट में 2 चीज का उल्लेख होता है। पहली चीज होती है आय। किसी भी सरकार पहले क्या देखेगी, अपनी आय देखेगी। आप भी अपनी आय देखते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको एक्सपेंचर करते हैं, यानी व्यय करते हैं। तो सरकार के आय के जो स्रोत है, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। देखो, एक होता है राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या होती है, राजस्व प्राप्ति। और दूसरी होती है आपकी पूंजीगत प्राप्ति। क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे ही सरकार के क्या होते हैं, व्यय भी होते हैं। तो दूसरा, पहला व्यय होता है राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंचर, और दूसरा व्यय होता है आपका पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंचर। अब इनसे भी देखो प्रश्न बहुत अंदर से जाके प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं कि भाई राजस्व प्राप्ति में सरकार के कौन कौन से मद आते हैं। तो एक बार एक एक लाइन की इनकी परिभाषा डिफाइन कर दूंगा, तो शायद आपके पास कोई भी आइटम अगर वो पूछेगा तो उन आइटमों को आप इनमें फिट कर दोगे कि भाई निम्न में से सरकार की आय के पूंजीगत स्रोत कौन से हैं, आ जाएगा। राजस्व कौन से हैं, तो आ जाएगा। फिर यहां अगर आप देखोगे व्यय कौन सा करती है, तो वो भी समझ में आ जाएगा। और पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन की इनकी परिभाषा समझिए पहले, फिर जो है हम अपने तथ्यों में आते हैं। देखो, पहला चीज हमने क्या कहा, राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति,
सरकार की हर वह प्राप्ति, सरकार की हर वह प्राप्ति जो सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देयता को जन्म ना दे, देयता को जन्म ना दे, ना ही किसी प्रकार की संपत्ति में कमी आए। अब यही पूछा जाता है, यानी सरकार की ऐसी आय, लायबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको वापस ना करना पड़े। लायबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हमने बैंकिंग तंत्र में आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो यूट्यूब में पहली क्लास में आ रहे हैं, जब हम बैंकिंग सिस्टम को आपको पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बात करेंगे कि भाई लायबिलिटी क्या होता है, एसेट क्या होता है, साख क्या होती है। तो बात लायबिलिटी का मतलब जैसे आपसे मैंने पैसा ले रखा है तो मैं आपका पैसा वापस करूंगा, ये लायबिलिटी। तो सरकार को ऐसी कौन सी प्राप्ति हो रही है जिसको सरकार को वापस ना करना पड़े, ना ही सरकार किसी संपत्ति को बेच के कमाए। तो ऐसे इनकम जो भी होते हैं ये कहलाती हैं आपकी राजस्व प्राप्तियों के पार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं इसमें एक शब्द लिखूं तो आप समझ जाओगे, बहुत ज्यादा लिस्ट की जरूरत नहीं है। कर से होने वाली प्राप्ति। अब जो सरकार जो टैक्स लगाती है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो कर हैं इसके पास, इनको भी हम कभी टैक्स सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो कर जो सरकार ने लिया, क्या इसको आपको वापस करती है? नहीं। देखो जहां भी अगर कोई मद आपसे पूछा जाएगा तो यहां पर वो लगा लीजिएगा, क्या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है? अगर लायबिलिटी क्रिएट हो रही होगी तो पूंजीगत आय का पार्ट हो जाएगा, राजस्व का नहीं। या अगर संपत्ति कोई बेच के प्रॉफिट कमाया जा रहा है तो वो जो है राजस्व प्राप्ति का पार्ट नहीं होगा। अगर संपत्ति नहीं बेची गई है, उससे अगर सरकार जो है प्रॉफिट कमा रही है तो, या उसकी जो आय हो रही है तो उसको कहते हैं राजस्व आय। जैसे अगर मैं दे दूं कि भाई दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, ये हो सकता है सार्वजनिक कंपनी का लाभांश। क्या हो सकता है? सार्वजनिक कंपनी का लाभांश। अब देखो सरकार की अपनी कंपनी है, अब उससे प्रॉफिट कमा रही है, कोई संपत्ति को बेचा थोड़ा ही है, तो उससे जो प्राप्तियां हो रही हैं तो उन प्राप्तियों को किसमें रख रहे हैं आप? राजस्व प्राप्ति। तो ऐसे करके लिस्ट अनलिमिटेड है, करें बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन आप परिभाषा ध्यान रखेंगे तो परिभाषा से चाहे कोई भी लिस्ट से प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पर ये देख लीजिएगा कि लायबिलिटी क्रिएट हुई तो पूंजीगत आय, अगर लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है तो किसका है? राजस्व। ना ही संपत्ति कम होना चाहिए। अगर ऐसी प्रकार की जो आय कर रही है सरकार तो उसको राजस्व प्राप्ति कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है पूंजीगत आय। क्या होता है? पूंजीगत आय। अब इसमें क्या होता है? हर वह प्राप्ति जो सरकार के ऊपर अब क्या करे? देयता को जन्म करे। क्या दे? देयता को जन्म दे, या किसी प्रकार की संपत्ति में कमी आए। अब यहां देखो, यहां लायबिलिटी क्रिएट हो जा रही, जैसे एक ही लिखता हूं, किसी भी प्रारूप में लिया गया ऋण, किसी भी प्रारूप में अगर ऋण ले रखा है, अब देखो लायबिलिटी हो गई क्रिएट, यानी सरकार को इसको वापस करना पड़ेगा। मामला समझ रहे होंगे? मामला यही है, बस आपको डेफिनेशन में आना है। और वैसे क्या कहा? या तो उसकी संपत्ति में कमी आ जाए, जैसे सरकार ने क्या कर दिया? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, या विनिवेश से जो प्राप्तियां हो रही है। विनिवेश का मतलब क्या है आपका? डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? विनिवेश। देखो प्राइवेटाइजेशन में सरकार क्या करती है? अपनी हिस्सेदारी 100% बेच देती है। विनिवेश क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें सरकार के पास स्वामित्व रहता है, यानी 51% सरकार के पास रहा। देखो जहां 100% था वहां से 51 अपनी हिस्सेदारी कम कर ली। प्राइवेटाइजेशन का मतलब पूरी संपत्ति ही बेच दी। तो इस प्रकार की जो आय होंगी वो सरकार की क्या हो जाती है? पूंजीगत आय का पार्ट। सेम चीजें फिर क्या होती हैं? आपका व्यय भी है, तो व्यय में भी हमने क्या कहा? सरकार के व्यय दो प्रकार के हैं, एक तो है आपका राजस्व व्यय, और दूसरा होता है आपका पूंजीगत व्यय। क्या होता है? पूंजीगत व्यय। इन्हीं चीजों पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। आप किस मंत्रालय को कितने पैसे दिए गए ये आपका लेना देना नहीं है प्रश्न में। आपको अपनी एग्जाम की रिक्वायरमेंट पकड़नी है कि हमारे एग्जाम में सिलेबस क्या है और प्रश्न क्या पूछा जाएगा। तो मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया है ये नहीं पूछेगा। अब आपसे पूछेगा कि सरकार के आय के स्रोत क्या राजस्व वाले ज्यादा हैं या पूंजीगत वाले ज्यादा हैं, या सरकार के जो व्यय हो रहे हैं वो राजस्व व्यय ज्यादा करती है या पूंजीगत व्यय। तो उसका मोटा मोटा खाका मिल जाएगा आपको। अभी देखो
पहले इनको समझिए। राजस्व व्यय क्या मतलब होता है, जो उपभोग के उद्देश्य से, उपभोग के उद्देश्य से खर्च किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। इसका मतलब है किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। जैसे सीधे राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान, अब ये जो है वित्त आयोग में पढ़ेंगे हम अनुदान, या सरकारी कर्मचारी का वेतन एवं पेंशन एवं वेतन वगैरह दे रहे हैं, इनसे कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होगा। ओनली किससे होंगे खर्च, आपके उपभोग के उद्देश्य से खर्च होंगे। और भी बहुत मद हैं, देखो कल्याणकारी योजना में खर्च, सरकार क्या कर रही है, वेलफेयर स्कीम है उनमें खर्च कर रही है, जैसे शिक्षा दे रही है फ्री में, स्वास्थ्य देती है, तो इसके बदले सरकार को कुछ मिलता थोड़ा ही है। यानी इससे क्या हो रहा है, सिर्फ उपभोग हो रहा है, किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण ना होता हो। जितनी भी लिस्ट आएगी इसमें आ जाना, सिर्फ परिभाषा में आना कि इससे क्या कोई एसेट का निर्माण हो रहा है, नहीं, एसेट का निर्माण नहीं हो रहा। तो राजस्व व्यय जहां देखो किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण हो, क्या कर रहे हैं यहां, किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण हो, एसेट संपत्ति का निर्माण हो, तो उसे कहा जाता है आपका पूंजीगत व्यय। जैसे एक ही लाइन में आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, सड़क, बांध, बंदरगाह, पावर प्लांट जो भी लग रहे हैं, इंडस्ट्रियां लग रही हैं, तो किसी प्रकार की क्या हो रही है, यहां एसेट का निर्माण हो रहा है। ये इसी में आ जाता है, देखो सामाजिक अवसंरचना का निर्माण, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक अवसंरचना, जिसमें स्कूल, विद्यालय, ये चीजें बन रही हों, या सरकार द्वारा किसी अन्य निकाय को दिया गया ऋण। अब सरकार ने किसी को ऋण दे रखा है तो सरकार की संपत्ति क्या हो रही, बढ़ रही होगी। यहां क्या कह रहे हैं, एसेट बढ़ना चाहिए। अब देखो लिस्टों को रटोगे तो मामला फंस जाएगा, परिभाषा में आ जाओगे कॉन्सेप्ट में, तो चाहे कोई भी लिस्ट दे रखी होगी उसमें आपको परिभाषा में आ जाना है, क्या इससे पूंजीगत कोई संपत्ति निर्माण हो रही है, हाँ अगर हो रही है तो पूंजीगत, अगर नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, राजस्व। अब सरकार के आप देखोगे, देखना ये जो लिस्ट हमने जो है एक मोटा लिस्ट लिया था, ये तो आपके की बिंदु हैं। पहले हमने स्टार्टिंग ये किया था, थोड़ा सा इसको समझे। देखिए ये राजस्व प्राप्ति है, एक मिनट बस, ये देखो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय और पूंजीगत। अब पूरा बजट देखेगा तो इन्हीं बेस पर आपका बेस्ड होगा। अब देखना राजस्व प्राप्ति सरकार की ज्यादा होगी, पूंजीगत प्राप्तियां कम होंगी, राजस्व व्यय सरकार का ज्यादा होगा, पूंजीगत व्यय कम होगा। अब सरकार को वैसे करना क्या चाहिए कि पूंजीगत व्यय बढ़ाओगे तो राजस्व आय बढ़ जाएगी। जैसे भैया पूंजीगत व्यय का मतलब क्या है कि कहीं बीच से कोई नदी निकल रही हो, उसके बीच में क्या हो, पुल बना दिया जाए, तो इधर का क्षेत्र और इधर का क्षेत्र क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसकी इकोनॉमी इधर आ जाएगी और इसकी इकोनॉमी इधर को जाएगी। तो जैसे ही पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो राजस्व आय भी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो सरकार का हो क्या रहा है कि भैया पूंजीगत प्राप्तियां तो कम है, राजस्व प्राप्तियां ज्यादा हैं, और इधर क्या कर रहे हैं कि सरकार का राजस्व व्यय ज्यादा हो जा रहा है और पूंजीगत व्यय क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इन्हीं डिफरेंसों में से सरकार के घाटे भी निकलेंगे, समझ गए। तो इन लिस्टों को ध्यान रखेगा। अब उसके बाद कुछ हम जो है आपके एक बार सिनेरियो देख लेते हैं बजट में, और मुझे लग रहा है कि शायद ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में ना बनाना पड़ जाए, क्योंकि लंबा है इसमें शायद। मैं चाह रहा हूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्रीम वाली चीज निकल जाए, जिसको कि आप एग्जाम में फिट कर दें। पहले मैं उसी को डिस्कस कर ले रहा हूं, फिर आपको मैं जो है बाद में ले जाऊंगा इन बिंदुओं में, अगर उसके लिए समय बचता है तो। देखो ये तो हमने जो है भारत की आर्थिक नीति क्या क्या रहेंगी, क्या क्या उद्देश्य हैं, ये मैंने सब लिख रखा है। पहले जो मेन आपसे प्रश्न में पूछेगा उसमें आ रहा हूं मैं, इस प्रश्न पर ध्यान रखेगा बिल्कुल विशेषकर। 2 ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में। अभी मेंस में बात करेंगे तो मेंस में ये सब खोलेगा आप लोग, मेंस के लिए मैंने प्रोवाइड करा दिया है। हाँ ये चीजें आ गई हैं, देखिए ये देखो यहां पर मैंने लिस्ट लिख रखी है। अभी मैं इस पर बात करूंगा। देखो यहां दिख रहा है पूंजीगत प्राप्तियां, दिख रहा है ना, अब ये आ चुका है। देखिए पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां, अभी हमने डेफिनेशन बता दी थी आपको। अब देखो डिफरेंस दिख गया आपको। अभी हमने कहा था देखो कितना होगा, 35.3 राजस्व प्राप्तियां ज्यादा कहा था, और यहां क्या लिखा था, देखो पूंजीगत प्राप्तियां कम है। तो ऐसे ही सरकार के व्यय भी आ जाएंगे
अभी मैं इनमें नहीं आ रहा हूं, पहले मैं जो तुमको इंपोर्टेंट देखो मंत्रालयों के भी रख रखे हैं, किस मंत्रालयों को क्या दिया गया। एक मिनट आ जाइएगा बस, जस्ट हाँ यहां पर मुझे बात करनी थी। जस्ट वेटिंग प्लीज, बस हाँ चलो, अब हमने क्या कहा था, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले उसको डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है, और जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट था उसी की बात करें। देखो अब जो है आपसे इससे जो है ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया सरकार की आय के स्रोत क्या हैं ज़्यादा और सरकार के व्यय के स्रोत क्या है। तो देखो पहले जो इस बार का टारगेट है सरकार का, इसमें बात कर लेते हैं हम, ये आपके सामने है देखो, और फिर मैं अब पिछले साल से इसका जो है आपका तुलनात्मक अध्ययन भी करूंगा। तो अभी देखिए कि सरकार कह रही भैया सबसे ज्यादा जो सरकार की आय होगी वो किससे होगी। देखो ये लिखा है क्या, बोरोइंग एंड लायबिलिटीज, उधार एवं देयताएं कह रहे हैं। कितना हारा है सरकार का, 24% का मतलब क्या है, यहाँ 1 रुपया का लेना देना है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखा है, तो 24 पैसा भी कर सकते हैं आप। क्या 24 पैसा जो सरकार का आएगा वो किससे आएगा, आपका बोरिंग एंड लायबिलिटीज। अब ध्यान समझे, बोरिंग का मतलब उधार, क्या ये सरकार के कौन से आय का पार्ट है, अब फिट कर देना है। देखो जो मैंने अभी बताया था आपको, अगर सरकार ने ऋण ले रखा है तो बोरिंग कर रही है तो उसका मतलब है इसको वापस करना पड़ेगा, तो कौन सी आय हो गई, पूंजीगत, समझ गए। अब ऐसे करके तो फिर दूसरे नंबर में देखो, अब दूसरे नंबर में कौन सा टैक्स जा रहा है आपका, आज जो है थोड़ा सा पैनल में बढ़िया करके ले आया हूं मैं आपके लिए। देखो अब देख लीजिए सेकंड नंबर में, फिर इसके बाद हम जो है तुलना करते हैं पिछले साल से। अभी पिछले साल का डाटा भी देखना पड़ेगा, इसमें बहुत अच्छे से तुलना होगी। अब देखो फर्स्ट नंबर में देखिए क्या था आपका, अब मैं यहीं पर तुलनात्मक भी कर दे रहा हूं ताकि आप जो है पिछले साल से अगर वो तुलनात्मक आपसे करवाएगा तो आप उसमें फंसे ना। अब देखो दूसरे नंबर में है ये वाला आपका इनकम टैक्स, क्या है दूसरे नंबर में, सेकंड नंबर है। देखो यही पूछता है, इनको जो है क्रोनोलॉजी में लगा दीजिए, फर्स्ट से लेकर फर्स्ट नंबर ये है। दूसरा नंबर में क्या आ रहा है आपका, इनकम टैक्स। और फिर तीसरे नंबर में देखिए यहां से, तो ये जा रहा है आपका कौन सा, कॉर्पोरेट टैक्स। देखो इस बार बढ़ गया था, और हमने जो है वैसे क्लासेस जब हम पढ़ते हैं, जहां मैं पढ़ाता हूं बेसिक इकोनॉमी में, तो वहां पर मैंने बात किया था भैया कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि वो कोविड के दौरान उस पर टैक्स जो है कम ले रहे थे, तो इसलिए जो है उनको राहत दी गई थी। लेकिन अब तीसरे नंबर में इस बार क्या आ गया है, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, तो तीसरा नंबर रखेंगे। फिर उसके बाद देखो चौथा नंबर इस बार जीएसटी में चौथा है, अभी देखते हैं फिर पिछले बार में कमी हुई या ज्यादा। तो चौथा नंबर तक अगर आपको याद होगा तो आपका ये चीजें हो जाएंगी, तो 4 रखिए। फिर पांचवें में जो है नॉन टैक्स रिवेन्यू है, फिर ये छोटे मोटे वाले वैसे भी याद हो जाते हैं आपका। फिर जो है ये चौथा पांचवा छठा नंबर में ये आ जाएगा। फिर जो है आपका कस्टम है 7वां नंबर, और 8वें नंबर में ये छोटे वाले मत रखना, 4 स्टार्टिंग का ध्यान रख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब यहीं पर ही हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं भाई पिछले साल क्या रहा और इस साल सरकार क्या कह रही है। तो पिछले साल जो है उधार एवं देयताएं की बात करें कि सरकार के आने की, तो ये सेम ही था, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये 24 का 24 था। अब ये पूछ देता है वो पिछले साल की तुलना में इस बार का सरकार का बोरिंग एवं लायबिलिटी से जो है आय में क्या हुई, कमी हुई या कमी, कुछ नहीं हुआ है, कांस्टेंट रहा है, उतना ही। अब फिर उसके बाद है आपका आयकर। देखो इनकम टैक्स यहां है, तो ये इनकम टैक्स जो था ये 22 था, कितना था, 22 था, तो 1 की कमी आई है इसमें। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या आई है, 1 की कमी आ चुकी है इसमें। फिर उसके बाद आपका है जीएसटी। जीएसटी कहां दिख रहा है आपको, थर्ड नंबर में था, लेकिन जीएसटी इस बार जीएसटी में कमी आई है। जीएसटी पहले था आपका, मैं लिस्ट लिख दे रहा हूं, जीएसटी 18 था, देखो इसमें क्या आ गई है, कमी आ गई है। और कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, निगम कर, ये 17 था, ये 17 से बढ़कर कितना हो गया है, 18 हो गया है, तो इन्हीं में चेंजेज हुआ है। तो ये आपको जो है याद रखने पड़ेंगे पिछले साल की तुलना में, यही चीज मैं कह रहा था आपसे। अब देखो ये तो आय का हुआ मामला, यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में क्या हुआ। अब इन्हीं मदों को आप जो है देखो, जो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कस्टम है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सब के सब किस में आ रहे हैं, राजस्व प्राप्ति के पार्ट हैं, यानी इनको सरकार वापस नहीं करती है। मान लीजिए उधार ले रखा है, ये क्या होगा, सरकार को वापस करने पड़ेंगे पूंजीगत। तो हमने क्या कहा था, सरकार के आय के स्रोत क्या है ज्यादा, राजस्व वाले, पूंजीगत वाले कम है। अब देखो अब 1 रुपया आता है, तो ऐसे ही देखो 1 रुपया जाता कहां है, ये भी देख लेना है। अब फिर इसको भी हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर डाल देता हूं, देखिए मैं नंबर फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट नंबर है आपका स्टेट
शेयर ऑफ टैक्स, यानी जो केंद्र के करों में है राज्यों का हिस्सा जो है वो कितना है आपका 22, तो फर्स्ट ये आ रहा है। अब दूसरा जो आएगा, अगर सरकार ने उधार ले रखी है तो उसका पेमेंट भी करेगा, देखो इंटरेस्ट पेमेंट 20 पैसे, दूसरा नंबर में ये है। अब तीसरे नंबर में देखिएगा सेंटर स्कीम होगी, देखो केंद्र क्षेत्र की योजना, एक केंद्र क्षेत्र की योजना होती है, एक केंद्र प्रायोजित, ये लिखा है देखो केंद्र प्रायोजित इधर आ रहा है आपका। उससे पहले इस बार इसमें बड़ा ड्रास्टिक चेंज कर रखा है इनने, किस पे, डिफेंस पे। तो तीसरे नंबर में आपका, चौथे नंबर में क्या जा रहा है आपका, डिफेंस जा रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है आपका, यहां देखो सेंटर स्पॉन्स स्कीम, तो ये कौन से नंबर में आ रहा है आपका, 5वें नंबर में। अब इन दोनों योजना का ही बता रहा था कि सेंटर स्कीम क्या होती है, जिसमें 100% पैसा केंद्र लगाती है, वो सेंटर की स्कीम हुई। ये सेंटर स्पॉन्स स्कीम का मतलब क्या है, इसमें हिस्सेदारी होती है, कुछ राज्य खर्च करेंगे, कुछ केंद्र खर्च करेगा। तो ये है जो है 5वें नंबर में आ जाएगा। फिर पांचवें नंबर में फिर जो है फाइनेंस आए, देखो फाइनेंस कमीशन है वित्त आयोग को। फिर उसके बाद ये जो है अदर एक्सपेंचर हैं जो सरकार इनसे हटके खर्च करती है। एक चीज यहां आ रहा होगा देखो मेजर सब्सिडी, तो इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पहले देखो ये तो इस बार का था सीन, अब यहां देखिए कि पिछले बार इसमें क्या था, तो आप इस चीज को समझ जाओगे। तो पहले जो है करों वाला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 22 पैसा ही था, क्लियर है। फिर दूसरा हम क्या करें, इंटरेस्ट पेमेंट, ये भी उतना ही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। जो चेंज हुआ है वो हुआ है केंद्र प्रायोजित योजना में। ये पिछले बार था 16 पैसे, तो इस बार 1 पैसा इसमें क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, या 1% इसमें बढ़ा दिया गया है। फिर केंद्र प्रायोजित पिछले बार क्या था, 8 था, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फाइनेंस कमीशन को पिछले बार 8 था, तो इस बार 7 किया गया है। और जहां अब आपका वित्त आयोग हो गया है। फिर उसके बाद था आपका अन्य व्यय में देखो ये 9 था, तो ये कम हो गया है, ये 7 है इस बार कितना है, 7। फिर उसके बाद आ जाओ, ये डिफेंस में बहुत बड़ा चेंज किया, देखो डिफेंस में 8 था करे हैं, और इस बार इसको बढ़ा के रक्षा व्यय जो है सरकार ने क्या कर दिया है आपका 11% तक इसको बढ़ा लिया गया है। आई बात समझ में। बाकी जो है ये स्कीम वाली वो चेंज नहीं है। और यहाँ लास्ट में आएगा पेंशन में जो है कटौती कर दी है, ये 4 हुआ करता था, इस बार क्या है 2 है। तो इतनी चीज आपको जो है अपने एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से 1 रुपया कहां से आता है। अब इसी में से देख लीजिए कौन से व्यय सरकार के पूंजीगत व्यय हैं और कौन से व्यय सरकार के क्या हैं, राजस्व व्यय हैं। राजस्व व्यय का मतलब जो सिर्फ उपभोग के उद्देश्य से खर्च किए जा रहे हैं, और जो पूंजीगत व्यय का मतलब होगा जिससे संपत्ति का निर्माण हो रहा होगा। तो इनको अगर आप मैच कर ले जाओगे तो आपका प्रश्न कहीं से बाहर जा ही नहीं सकता। बस इतना ज्यादा यहां से, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछते जाते। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, वो मैं आपको जो है एक चीज और बता देता हूं। ये देखो राजस्व प्राप्तियां, ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ये जो पीडीएफ है ये देख लीजिए। आप मंत्रालय को दे रखा, तो इनका कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं है, लेकिन एक बार मोटे माटा ध्यान रख लेंगे तो शायद ये चीज आपके स्पष्ट में आ जाएगा। देखो सबसे ज्यादा परिवहन को दे रखा है, फिर सेकंड नंबर में इस बार रक्षा का हो गया, फिर ग्रामीण का, फिर गृह कार्य का, फिर कृषि को कितना दे रखा है। ये सारी लिस्ट आपकी यहाँ पर पूरी पीडीएफ के फॉर्म में दिख जाएगी। देखो पूर्वोत्तर राज्यों को सबसे कम जो है यहाँ जाएगा। अब इससे बाद जो मैं कह रहा हूं आपसे, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सरकार के घाटे। क्या प्रश्न पूछ रहा है, सरकार के घाटे। अब ये घाटे जो है सरकार के क्या हैं, 4 प्रकार के हैं। तो पहला होता है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। दूसरा होता है राजस्व घाटा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ये कितना रहा, राजस्व घाटा। तीसरा होता है आपका प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटा। और फोर्थ होता है आपका प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। और एक और हुआ करता था मौद्रिक घाटा, इसकी चर्चा कभी हम व्यापक क्लास में करेंगे। मौद्रिक घाटा, ये मौद्रिक घाटा क्या था, 1997 तक तो होता था ये, ठीक है। तब तक हिनार्द प्रबंधन चलता था, डिफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, यानी सरकार के घाटे की भरपाई के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति को कहते थे हम हिनार्द प्रबंधन। वो जो है अर्थव्यवस्था में तरलता को ज्यादा बढ़ा रहा था, जिससे इन्फ्लेशन की समस्या उत्पन्न हो रही थी। उसको निराकरण करने के लिए फिर आया आपका क्या, आर्थो उपाय अग्रिम, जिसको वेज एंड मीन्स कहते हैं। तो सरकार और आरबीआई ने तय किया कि भाई सरकार के घाटे की भरपाई के लिए नए नोट नहीं जारी किए जाएंगे, इसलिए उस घाटे की अब गणना करते ही नहीं है, पहले होता था, ठीक है। कब, 1997। अब राजस्व राजकोषीय घाटा क्या है, सरकार की कुल आय एवं कुल व्यय का डिफरेंस होता है, कुल आय एवं कुल व्यय का डिफरेंस। अब इस बार का जो सरकार का टारगेट है ये है आपका, ध्यान रखेगा 4.30। यहां ध्यान रखेगा कि सरकार की कुल आय और कुल व्यय जो कह रहे हैं हम, ये यहां ध्यान रखना है कि यहां कौन सी हैं, राजस्व आय भी है और
पूंजीगत आय भी है, पूंजीगत आय, राजस्व आय और पूंजीगत आय। और व्यय में भी कुल हो जाएगा आपका दोनों ही, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। अब अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो वो कहलाता है राजकोषीय घाटा। ये कितना 4.30 रहेगा अगर रहे। फिर उसके बाद आता है राजस्व घाटा। सिर्फ राजस्व घाटे में क्या होता है, राजस्व आय एवं राजस्व व्यय के बीच का डिफरेंस। अब इसमें से पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय को क्या कर दिया गया है, अलग कर लिया गया है। तो ये जो रहना है सरकार का इस बार, वो भी घाटा है 1.50 का। क्लियर। फिर उसके बाद आता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है, ये होता है राजकोषीय घाटे में से, ध्यान समझिएगा क्या कह रहे हैं, जो फिजिकल डिफिसिट है इसमें से सरकार द्वारा जो ब्याज का भुगतान किया गया है उसको जब माइनस कर देते हैं तब निकलता है आपका प्राथमिक घाटा। इसका मतलब ये होता है कि अगर विगत सरकारों ने पहले ऋण नहीं लिया होता तो सरकार का वास्तविक घाटा कितना होता, तो ये है 0.70। इसका मतलब है इससे पहले का जो आपको यहाँ राजकोषीय घाटा दिख रहा है, देखो राजकोषीय घाटे में से हमने क्या कहा, ब्याज के भुगतान को जब माइनस कर देंगे तब बच। तो इसका मतलब हुआ कि इससे बाद सब हम जो है ब्याज का भुगतान दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना उधार से भी 24 रुपये कमा रहे ले रहे हैं, तो ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा। लास्ट है आपका प्रभावी राजस्व घाटा, ये है 3.0 इस बार घाटा। अब प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। जो राजस्व घाटा है इसका, मैं इसको यहां डिफाइन कर देता हूं। प्रभावी राजस्व घाटे में लोग फंसते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा में बहुत समस्या आती है, समझ नहीं पाते हैं टेक्निकली। प्रभावी राजस्व घाटे की गणना 2011 से की गई, 13वें वित्त आयोग ने इसका रिकमेंडेशन दिया था, 14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन बंद नहीं किया। अब देखो एक हमने क्या पढ़ा था, राजस्व घाटा पड़ा है अभी। अब राजस्व घाटा क्या था, राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, समझ रहे हैं। तो यानी जितनी सरकार का राजस्व घाटा बराबर हमने क्या कहा कि राजस्व आय कितनी है और राजस्व व्यय, इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा था। अभी क्या दिख रहा था आपको, 1.50 का दिख रहा था। अब इसमें से जो राजस्व व्यय कह रहे हैं, इसमें से कुछ केंद्र क्या करती है, देखिएगा केंद्र सरकार का घाटा है। केंद्र क्या करती है, राज्यों को अनुदान देती है। अभी लिखा है देखो, राज्यों का अनुदान। अब ये राज्यों की क्या होगी, देखो केंद्र का तो व्यय कौन सा हो गया, ये राजस्व व्यय। केंद्र का क्या है, राजस्व व्यय, क्योंकि ये वापस होने वाला नहीं है। क्लियर है। तो केंद्र का किसमें आ जाएगा, राजस्व व्यय में आ जाएगा। लेकिन ये जो केंद्र ने जो व्यय किया गया है, राज्यों को अनुदान दिया, ये केंद्र का राजस्व व्यय का पार्ट है, देखो यहां लिखा हुआ है। अब राज्यों की क्या हो जाती है, ये राज्यों की राजस्व प्राप्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है, राजस्व प्राप्ति। और राजस्व प्राप्ति क्या होती है, अभी हमने डिफाइन किया था कि हर वह प्राप्ति जो किसी प्रकार के देयता को जन्म ना दे, यानी ना ही संपत्ति, यानी राज्यों को ये वापस नहीं करना होता है। लेकिन राज्यों की राजस्व प्राप्ति है तो, लेकिन राज्य इसको दो मदों में खर्च करते हैं। एक तो राजस्व व्यय के उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, राजस्व व्यय, और दूसरा क्या कर रहे हैं, ये पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से खर्च कर रहे हैं। जो राज्यों ने पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से खर्च कर दिया, वो सरकार के राजस्व घाटे में से घटा दिया जाता है, तो निकलता है आपका प्रभावी राजस्व घाटा। तो यानी क्या करें हैं, राजस्व घाटे में से जब आप क्या घटा दोगे, राज्यों द्वारा पूंजीगत उद्देश्य से जो खर्च कर लिया गया है, उद्देश्य से खर्च जो किया है, अब इसको जो माइनस कर देंगे तो अब आपका निकलेगा क्या, आपका प्रभावी राजस्व घाटा। तो ये आ रहा है सरकार का, अभी हमने बताया था 0 तो राजस्व में से भी वो जो है पूंजीगत उद्देश्य, क्योंकि राज्यों की तो आय होगी ना, राज्य इसको दो मत में क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो प्रीलिम्स में जो प्रश्न बनेगा वो इन्हीं पर बेस्ड होता है कि सरकार की आय एवं सरकार का व्यय। और दूसरे कुछ अब जो है हम जो है आपके पूरे उसी में आ जाते हैं कि भाई जो आपको पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं। अब इसमें से इंपॉर्टेंट वाले ही होंगे, देखिएगा जहां मैंने लिखा होगा कि 16वां वित्त आयोग ने क्या कहा, सरकार क्या करेगी, नजर घूम सके तो घुमा लेना, नहीं तो ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। क्लियर। अब सीधे जो है हम पहली पीडीएफ में आ जाता हूं। यहां से देखिए यही चीजें होंगी, आपके बारे में वार्तालाप कर रखी होगी। और जो इस समय उत्तराखंड मेंस दे रहे हैं वो ध्यान रखेगा, उनके लिए ये पीडीएफ क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो इसमें देखो सरकार की आर्थिक नीति क्या है, तो ये देखो ये स्लोगन पूछ देता है आपसे, स्लोगन क्या है, सामने दिख रहा है, ये देखो। तो विकसित भारत समावेश के साथ महत्वाकांक्षी का संतुलन।
अब इसमें क्या क्या है, संशय के स्थान पर कार्रवाई, वाक कटुता के स्थान पर सुधार, लोक लुभावन दिखाने के स्थान पर जनहित को क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई। तो इसमें आपको देखो, अब ये जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेगा, ये लिखिएगा आप जो है जो भी कर रहे हैं। हालांकि एक बार हम मेंस की भी डिस्कस कर देंगे क्योंकि पीडीएफ बहुत लंबी है, तो इसमें अभी वो संभव नहीं हो पा रहा है कि इनको डिस्कस कर लिया जाए। देखो लक्ष्य क्या है, देखो आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना, क्षमता को प्रदर्शन में बदलना। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये देखो संसाधनीय वृद्धि, कम मुद्रास्फीति, राजकोषीय अनुशासन और स्थायित्व, स्टेबिलिटी। अब ये राजकोषीय अनुशासन क्या होता है, देखो प्रश्न आ जाएगा मेंस में, ध्यान रखेंगे आप। ये कौन वाले जो उत्तराखंड पीसीएस इस बार मेंस दे रहे हैं, यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट मेंस में कि राजकोषीय अनुशासन क्या होता है। तो एक बार इनको भी हम जो है, जो इन्फ्लेशन वाला है इनको भी डिस्कस कर लेंगे, एक बार स्टेबिलिटी क्या होती है ये डिस्कस कर लेंगे। और ये देखो अपने आप में ये क्या बने हुए हैं, आपके प्रश्न बने हुए हैं। क्लियर। तो आज मैं इस पीडीएफ को आप लोगों को दे तो दूंगा जो बच्चे जुड़े हुए हैं। अब देखो इसमें सारे यही लक्ष्य होंगे, क्या क्या चीजें करनी है भाई, लगभग 7% की विकास दर को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या किन किन क्षेत्रों पर कार्य करना होगा, दूरगामी लक्ष्य क्या है, तो ये लक्ष्य आपको सारे के सारे यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस पीडीएफ को मेंस वाले विशेषकर ध्यान दे लीजिएगा, प्रीलिम्स वालों का मैंने जो है जो डिस्कस होता है वो मैंने कर दिया है। अभी फिलहाल प्रीलिम्स के हिसाब से चले, और मेंस की थीम चाहिए होगी तो ये मैंने पीडीएफ आपको दे दिया। देखो सरकार का संकल्प किसके लिए है, देखो युवा शक्ति को समर्पित बजट, कौन कौन है उसमें शामिल, देखो यही पूछा जाता है, किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित एवं पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान फोकस किया गया। तो सरकार का पहला कर्तव्य क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। देखो पहला लिखा है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना, यानी कंटिन्यूअस बनाए रखना। दूसरा क्या करा, हमारे लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा करना। फिर तीसरा देखो सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास का सपना पूरा करना। यही हमने जो है, जो हम इकोनॉमी की पहली क्लास पढ़ते हैं, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, फिर पढ़ते हैं हम समावेशी विकास, फिर पढ़ते हैं सतत विकास। ये देखो ये अपने आप में प्रश्न हो गए। अब इनके लिए सरकार क्या करेगी, ये यहां पर दिया गया होगा। तो इन चीजों को आप क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ठीक है, मेंस वाले और प्रीलिम्स वालों का मैंने डिस्कस कर दिया है। अब क्या करेंगे, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और इन चीजों को भी अगर आपकी डिमांड होगी मेंस वालों की कि इसको भी डिस्कस कर दीजिए, एक बार इन सारे बिंदुओं को खोल दीजिए, तो अगली क्लास में हम इसको क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।